मूवी की शुरुआत में हमें सलाखों के पीछे एक मुजरिम को दिखाया जाता है, जिसे बहुत से सिपाही अपने साथ घसीटते हुए लोगों के बीच लाते हैं। और यहाँ सारे लोग उस कैदी को देखकर पूरी तरह से गुस्से में भड़क जाते हैं। तो ऐसा क्या किया है इस कैदी ने? तो क्या है कहानी? परफ्यूम द मर्डरर। तुमने कल जो मेरा लोड़ा क्या पकड़ा, आज भी मेरी खुशबू तेरे झाटों से आ रही है। आज की कहानी को इस मुजरिम का नाम जीन था, और अब हमें जीन की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है। ये समय था 18th सेंचुरी का। हम यूरोप के सबसे बड़े शहर पेरिस को देखते हैं, जहां हम फिश मार्केट पर एक लेडी को देखते हैं जो कि मछलियों का व्यापार किया करती थी। और वो लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसके डिलीवरी का वक्त आ चुका था, जहां पर वो एक बच्चे को जन्म देती है। और वो देखती है कि वो बच्चा कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। उसे लगता है कि वो मर गया है। वो उसे वहीं छोड़कर खड़ी हो जाती है और वापस अपनी मछलियां बेचने लगती है। पर कुछ देर बाद वो बच्चा रोने लगता है और वहाँ आसपास के सारे लोग उस औरत को अपने ही बच्चे को तरह छोड़ता देख उसे बुरा भला कहने लगते हैं। और क्योंकि उस समय पर ऐसा करना एक बहुत बड़ा अपराध था, तो उस औरत को फांसी दे दी जाती है। और वो बच्चा जेन, उसे अनाथ आश्रम में एक लेडी को दे दिया जाता है, जहाँ वो लेडी जैन को लेकर अनाथ आश्रम जाती है। जेन को जब अनाथ आश्रम में लाया जाता है, तो वहाँ पे और भी बच्चे मौजूद थे। और उन बच्चों में से एक को लग रहा होता है कि इस छोटे से बच्चे के कारण हम में से किसी एक को अनाथ आश्रम से निकाल दिया जाएगा। इसकी वजह से वो बच्चा जेन को मारने की कोशिश करता है। और तभी वहां पर वही लेडी आ जाती है जिसने जीन को अडॉप्ट किया था, और वो उन बच्चों को ऐसा करता देख उन्हें सजा देती है। अब कुछ साल बीत जाते हैं और जेन 5 साल का हो जाता है। वो अब तक बोलना नहीं सीखा था, पर जेन अपने जन्म के साथ अपनी नाक से सूंघने की एक अननेचुरल टैलेंट के साथ पैदा हुआ है। वो किसी भी स्मेल को काफ़ी दूर तक सूंघ सकता है। जेन अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, और जेन की बढ़ती उम्र के साथ उसकी सेंस करने की एबिलिटी भी बढ़ते जा रही थी। अब जेन्स दूर तक की चीज़ों को अपनी नोज से स्मेल करके बता सकता था कि उस जगह पर क्या है। अब जेन 13 साल का हो चुका था। इसके वजह से मैडम गाया, जिसने को अडॉप्ट किया था, वो जीन को अब और अनाथ आश्रम में नहीं रख सकती। इसलिए वो जीन को लेकर एक आदमी के पास जाती है, जहाँ पर वो जीन को उस आदमी को बेच देती है। वो आदमी जानवरों की निकाला करता था, और अनफॉर्चुनेटली मैडम गाय जैसे ही जेन को उस आदमी को सौंप दी है, 2 लुटेरे पर्स लूटने के बहाने मैडम गाया का मर्डर कर देते हैं, और वो वहाँ पर मर जाती है। दरअसल जेन के साथ एक और अननेचुरल घटनाएं होती हैं। जो भी जेन को अपने से अलग करता है, वो इंसान मारा जाता है, जैसा कि मैडम गाया और जीन को जन्म देने वाली उसकी माँ मारे गई। जेन जिस खाल के व्यापारी के पास काम किया करता था, वो उसे 16 से 17 घंटे काम कराता था। पर जेन हमेशा से ही एक नई फ्रेग्रेंस की तलाश में रहता, और एक दिन वो मौका उसे मिल जाता है। खाल का व्यापारी जीन को, जो कि अब बड़ा हो चुका है, उसे पेरिस के मार्केट खाल डिलीवर करने के लिए ले जाता है अपने साथ। जहाँ पर जेन नई नई तरह के स्मेलोवा पर चले जाता है, वो वहाँ पर काफ़ी सारी खुशबुओं को सूंघता है। जीन ने इससे पहले इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस कभी नहीं सेंस की होती है। बभी जीन्स को उस परफ्यूम की शॉप से अलग और काफ़ी गहरी स्मेल आती है। वो स्मेल मन मोहने वाली थी। तो जेन उस परफ्यूम के शॉप को छोड़कर उस स्मेल का पीछा करने लगता है। वो खुशबू एक लड़की से आ रही होती है, जिसके हाथ पर एक फल की टोकरी थी। जेन उस खुशबू को सेंस करते हुए उस लड़के के करीब चले जाता है, जहाँ पर वो लड़की उसे देखकर अचानक डर जाती है। पर उस लड़की को लगता है कि जेन भूखा है, तो वो अपने पास के फल उसे दे दे है। और जैसे ही वो फल देती है, यहाँ पर जेन उसके हाथ को स्मेल करने लगता है। इससे वो लड़की डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जेन भी उसके पीछे जाता है। यहाँ आसपास काफ़ी शोर और धुआं था, पर फिर भी जेन अपनी सूखने की काबिलियत से उस लड़की की खुशबू को सूंघ सकता था। वो उसका पीछा करते हुए उस तक पहुँच जाता है, और जेन उस लड़की के पीछे था। तभी वो लड़की उसे देखकर चिल्लाने लगती है। इसकी वजह से जेन उसका मुंह बंद कर देता है, और वहाँ सामने से कुछ लोग जा रहे होते हैं। तो जेन उस लड़की के मुंह से हाथ हटाता है। नहीं, इसकी वजह से उस लड़की की दम घुटने के कारण मौत हो जाती है। जब ये बात जीन को पता चलती है, तो उसे काफ़ी दुख होता है। और क्योंकि अब वो लड़की मर गई थी, तो उसके अंदर से जो खुशबू आ रही होती है, वो खुशबू भी आना बंद हो जाती है। इसके बाद खाल बेचने वाला व्यापारी जेन को एक खाल डिलीवर करने के लिए एक पुरानी परफ्यूम शॉप के नर बाल्दनी के पास उस खाल को डिलीवर करने भेजता है। बाल्दनी अपने समय का सबसे फेमस परफ्यूम सेलर हुआ करता था, पर अब वो बूढ़ा हो चुका है। इसके कारण उसके शॉप पर कोई भी खरीदार परफ्यूम खरीदने नहीं आते। यहाँ जेन जब उस खाल को बाल्दनी के घर के अंदर रखता है, तो वहाँ पर उसे बहुत सारे बटल्स दिखाई देती हैं, जिनमें अलग अलग तरह के फ्रेग्रेंस वाले परफ्यूम्स थे। और यहाँ पर जेन बाल्दनी को उन बटल्स में रखे परफ्यूम्स के बारे में बताने लगता है। और तो और यहाँ जेन उन परफ्यूम्स को मिलाकर एक बेहद ही अनोखा ही परफ्यूम बना डालता है। जैसे जब बाल्दनी स्मेल करके देखता है, तो वो जीन के बनाए गए उस परफ्यूम से मंत्रमुग्ध हो जाता है। पर यहाँ जीन बाल्दनी से कहता है
कि मास्टर ये उतना अच्छा परफ्यूम नहीं है, मैं और भी इससे बेटर परफ्यूम बनाता हूँ। और वो जब वहाँ की सारी फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल करके एक और परफ्यूम बनाता है, और जब वो उस परफ्यूम को बाल्दनी को सेंस करने के लिए देता है, तो जैसे ही बाल्दनी उस परफ्यूम को सूंघता है, वो एक अलग ही दुनिया को महसूस करता है। बाल्दनी उस परफ्यूम की खुशबू से अपने जवानी के दिन और अपनी गर्लफ्रेंड को याद करने लगता है, और उसके बाद बाल्दनी उसी खाल के व्यापारी के पास जाता है जीन को उससे खरीदने, और वो जीन को उस खाल के व्यापारी से खरीद लेता है। और अगली रात वो खाल का व्यापारी अचानक ऊपर से कर मर जाता है, और अब बाल्दनी का जो परफ्यूम का बिजनेस नहीं चला करता था, वो जीन के आने से चलने लगता है। जीन नई नई तरह की फ्रेग्रेंस बनाता है, और बाल्दनी अपने सेलर्स को ऐसे परफ्यूम्स बेचता है जो कि उस शहर में कोई भी परफ्यूम शॉप में नहीं मिलते, जिससे बाल्दनी बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगता है। जीन हमेशा से ही परफ्यूम्स के बारे में सीखना और बनाना चाहता था, तो जीन बाल्दनी से परफ्यूम का हर तरह का नॉलेज लेने लगता है। बाल्दनी जीन को बताता है कि अब तक दुनिया में 12 तरह के परफ्यूम बनाए गए हैं, पर कहा जाता है कि दुनिया में 13 तरह के परफ्यूम एग्जिस्ट करते हैं, और 13वां परफ्यूम अभी तक किसी ने नहीं खोज पाया है। रोम के इतिहास में बताया गया है कि 13वां किस्म का परफ्यूम मन को नियंत्रित कर सकता है। अगर कोई भी शख्स इसे बना लेता है, तो वो उस परफ्यूम की खुशबू से लोगों के दिमाग को काबू कर सकता है। यहाँ जीन बाल्दनी से कहता है कि मैं 13वें किस्म का परफ्यूम बनाऊंगा, और जब जीन सोता है तो उसे सपने में वही लड़की दिखाई देती है जिसके हाथ पर फल की टोकरी थी, और उसकी स्मेल मन को मोह लेने वाली थी। और तभी जीन अचानक उठता है, और वो बाल्दनी से कहता है कि मास्टर, आई हैव टू लर्न हाउ टू कैप्चर अ सेंट। मैं किसी भी चीज़ की सेंट को कैसे कैप्चर कर सकता हूँ। जिस पर बाल्दनी उसे बहुत से तरीके बताता है, और बाल्दनी उन तरीकों के साथ एक जगह के बारे में बताता है जिसका नाम ग्रास होता है। वो एक ऐसा टाउन था जहाँ पर अलग अलग तरीकों से फूलों की खुशबू को प्रिजर्व किया जाता था। अब जीन बाल्दनी के बताए गए तरीकों पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। जीन के अंदर सीखने की एक बहुत गहरी चाह होती है। वो हर एक चीज़ की खुशबू को कैप्चर करना चाहता था। उसने आयरन, कॉपर, ग्लास, यहाँ तक कि बाल्दनी की बिल्ली की भी स्मेल निकालने की कोशिश की, पर वो इसमें नाकामयाब रहा, जिसके कारण अब वह काफ़ी दुखी होता है। और जीन को बाल्दनी आके बताता है कि तुम किसी भी चीज़ की खुशबू नहीं निकाल सकते। यह सुनकर जीन बेहोश हो जाता है। वो इसके कारण काफ़ी बीमार हो गया था, और डॉक्टर बाल्दनी से कहते हैं कि जीन अब मरने वाला है। यहाँ जीन बस वही सोच रहा होता है कि वो उस फल की टोकरी वाली लड़की की खबू को कैसे प्रिजर्व कर सकता था। और जीन बाल्दनी से कहता है कि मास्टर, क्या कोई दूसरा तरीका है सेंट को कैप्चर करने का। जिस पर बाल्दनी जीन से कहता है कि हाँ है। वो एक सीक्रेट तरीका है जिसे इनफ्लोर रेज कहते हैं। जिस पर जीन बाल्दनी से कहता है कि क्या आप मुझे वो सिखा सकते हैं। बाल्दनी जीन से कहता है कि वो तरीका मैं नहीं जानता। जिस पर जीन कहता है कि क्या मैं ये तरीका ग्रास नाम के टाउन पर सीख सकता हूँ। ये वही टाउन है जिसके बारे में बाल्दनी ने जीन को बताया था। बाल्दनी जीन से कहता है कि शायद और कुछ ही हफ्तों में जीन फिर से ठीक हो जाता है। वो अपने द्वारा जितने भी उसने फ्रेग्रेंस बनाई थी, वो सारे फार्मूले बाल्दनी को बता देता है। वो करीब हंड्रेड्स फार्मूले थे। उन फार्मूले के बदले बाल्दनी ने जीन का ग्रास तक जाने का खर्चा उठाया था। और जैसे ही जीन बाल्दनी को छोड़ता है, बाल्दनी का अपार्टमेंट टूटने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। जीन जब ग्रास के लिए जा रहा होता है तो उसे दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक पहाड़ों से होके जाएगा, दूसरा क्लास के टाउन तक पर। यहाँ पर जीन पहाड़ों की ओर जाने का फैसला करता है। जीन कुछ वक्त बिना स्मेल के बिताना चाहता था। वो निर्जीव पत्थरों के बीच कुछ महीने गुजार देता है, पर अब भी जीन के सपनों में वही पल की टोकरी वाली लड़की आया करती थी। और क्योंकि जीन को 13th फ्रेग्रेंस को खोजना था, इसलिए वो उन पहाड़ों को छोड़कर ग्रास टाउन की ओर बढ़ने लगता है। जीन को रास्ते में वैसे ही स्मेल आती है जैसे कि उसे उस टोकरी वाली लड़के से आया करती थी। वो जब देखता है तो यहाँ पर एक लड़की घोड़ा गाड़ी में बैठकर जा रही होती है, और जीन उस लड़की का पीछा करते हुए ग्रास टाउन के अंदर पहुँच जाता है। जीन ग्रास टाउन के अंदर एक बहुत ही आलीशान घर के पास रुकता है, जहाँ पर वो लड़की उस घोड़ा गाड़ी से अंदर गई होती है। उस लड़की का नाम लॉरा होता है। उसके पिता हैं टेनियो, फ्रांस के ग्रासो शहर के काफ़ी अमीर व्यक्ति हैं। जीन ग्रासो शहर पर एक लेडी के पास काम करा करता है। वो वहाँ पर फ्रेग्रेंस को निकाला करते हैं। जीन ने ग्रासो शहर पर सैंड को प्रिजर्व करने के लिए 2 मेथड सीखी थी। एक मेथड में वैक्स का उपयोग होता है, और दूसरे में एक बड़े से कंटेनर में पानी भरकर सेंट निकाला जाता है। जीन अब इन मेथड का उपयोग कर कर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। यहाँ जीन एक लड़की को अगवा कर कर उस पर कंटेनर के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जीन इस मेथड से उस लड़की का सेंट एक्सट्रैक्ट करना चाहता था, पर यहाँ पर जीन इस काम में फेल हो जाता है। तो वो दूसरी मेथड ट्राई करने का सोचता है, और जीन उन लाशों को बड़ी ही आसानी से ठिकाने लगा दिया करता था। जीन इसके बाद एक प्रोस्टिट्यूट को हायर करता है, और वो वैक्स वाली मेथड इस प्रोस्टिट्यूट पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था।
इसके लिए वो नहीं बांधती तो वो उसे मारकर अपना एक्सपेरिमेंट चालू करता है, जिसमें उसे कामयाबी मिल जाती है। जीन उस प्रोस्टिट्यूट की खुशबू को उसके डॉग के सामने ले जाके खुलता है, तो वो डॉग जीन के पास आ जाता है। और अब जीन ने उन सेंट्स को कलेक्ट करने के लिए 13 बॉटल्स बनाई हुई होती हैं। इसका मतलब यह कि अब जीन इस एक्सपेरिमेंट को और भी लड़कियों के साथ करेगा। तो जीन एंटोनियो के यहाँ जाता है, जहाँ पर लॉरा का बर्थडे था। वो वहाँ पर वो लॉरा को पकड़ने में नाकाम रहता है। इसकी वजह से वो वहाँ पर उसकी दोस्तों में से 2 दोस्तों को पकड़ के ला लेता है, और वो उनसे उनके स्मेल को एक्सक से उनकी स्मेल एक्सटेक्स्ट में से एक बोतल भर जाती है। अगले दिन ग्रासो टाउन पर नदी के किनारे उन्हीं दोनों लड़कियों की लाश मिलती है, और इसके बाद जीन अपने काम को तेजी से करने लगता है। वो और भी लड़कियों से उनके खुशबू को एक्सटेक्स्ट करने लगा था। जीन ऐसा करते जा रहा था, बिना किसी डर के वो एक के बाद एक लड़कियों को पकड़ता, उन्हें मारता और उनसे उनकी खुशबू को निकाल लिया करता था। इतनी सारी लड़कियों की लाशें देखकर ग्रासियो शहर पर डर का माहौल था। इसकी वजह से वहाँ पर कर्फ्यू लागू कर दिया जाता है। फिर भी जीन नहीं रुकता। वो एक एक करके लड़कियों को अगवा करके उनसे उनकी खुशबू निकाले जा रहा था। और यहाँ ग्रासो शहर में जो भी अनजान लड़का दिखाई देता, उन्हें ग्रासोवासी सूट कर दिया करते। इसके चलते वहाँ पर बहुत से लोगों की जान जाने लगी। ग्रास शहर के पॉलिटिशियन मिनिस्टर सारे परेशान थे। कुछ लोग तो जीन को डीएम कहा करते। जीन ने इतनी सारी लड़कियों की हत्या कर कर अपनी बटल्स में से 12 बॉटल्स को भर लिया होता है, और अब लास्ट और 13th बोतल बाकी थी। ग्रास की पुलिस ने अब तक जेन को नहीं ढूंढ पाया होता, इसलिए उन्होंने किसी और को टॉर्चर करके ये कॉन्फ्रेंस करा लिया होता है कि वही मर्डर है। उसी ने अब तक जितनी भी लड़कियों की जानें गई हैं, उसी ने हत्या की है। और इस बात का जब क्रेसू शहर को पता चलता है तो वहाँ के लोग काफ़ी खुश होते हैं। वो इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मना रहे थे। इन लोगों के बीच लॉरा भी होती है, जिसे दूर खड़े होकर जेंस देख रहा था। जब लॉरा अकेली होती है तो जेंस उसे बस मारने ही वाला था कि तभी लॉरा के फादर एंटोनियो वहाँ आ जाते हैं। जेंस उसे नहीं मार पाता। लॉरा के पिता एंटोनियो जानते हैं कि असली कातिल अभी तक नहीं पकड़ा गया है, इसलिए वह अपनी बेटी को बचाने के लिए ग्रास शहर को छोड़कर अपनी बेटी के साथ कहीं दूर निकल जाते हैं। और इस बात का पता जेन को भी चल जाता है। वो उसकी स्मेल को सेंस करते हुए शहर के गेट तक पहुंच जाता है, और जीन वहां खड़े सिपाही से पूछता है कि एंटोनियो रीजस कहाँ गए, जिस पर सिपाही उसे बताता है कि वो नॉर्थ साइड पर गए। पर यहाँ जीन को लॉरा की खुशबू किसी दूसरे साइड से आ रही थी, तो वो उसकी खुशबू का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे जा रहा था। और यहाँ ग्रेसो टाउन पर जहाँ पर जीन्स रहा करता था और उस लेडी के यहाँ काम किया करता था, जन्स ने उसी जगह पर सारी हत्याओं को अंजाम दिया और उन लड़कियों से उनकी खुशबू निकाली और उनके बालों को वहीं अपने कमरे के आसपास गड़ा दिया, जिसके वजह से वही प्रोस्टिट्यूट का डॉग सूते सूते वहां तक पहुंच जाता है जहां पर उस प्रोस्टिट्यूट के बाल गड़े हुए थे। और ये सारी चीज़ उस लेडी का हस्बैंड देख लेता है। वहां पर उसे और भी लड़कियों के बाल मिलते हैं। इससे वो समझ जाता है कि जनस ने ही सारी हत्याओं को अंजाम दिया है। यहाँ जेंस को लड़ा का पता चल जाता है, और यहाँ लॉरा और एंटोनियो भी एक जगह पर रुक गए थे। हम रात को देखते हैं जहाँ पर जेंस लॉरा तक पहुँच जाता है, और फिर जेंस लॉरा से उसकी खुशबू को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और जेंस 13th परफ्यूम बनाने में कामयाब हो जाता है। पर यहाँ पर जेनस को आसपास से सैनिकों ने घेर लिया था। वो यहाँ पकड़ा गया है, और हम उसी सीन पे आ जाते हैं जहाँ से हमने मूवी स्टार्ट की थी। और यहाँ पर जेंस के पास अब भी वो 13th सेंट की बोतल होती है। वो उसे अपने आप पे लगा लेता है, और जैसे ही वो लोगों के बीच आता है जहाँ पर उसे मारा जाने वाला था, वहाँ सब लोग उस 13th सेंट की बोतल की परफ्यूम की फ्रेग्रेंस से मोहित हो जाते हैं, और सभी लोग अपना आप खोकर अपने ही आप पर मग्न हो जाते हैं। और जेंस वहाँ से निकलकर पेरिस की उन्हीं गलियों में जाता है जहाँ उसका जन्म हुआ था। वहाँ पर वो उस परफ्यूम को अपने ऊपर डाल लेता है, और आसपास के सारे लोग उसके अर बढ़ते हैं और उसको पूरी तरह से खा जाते हैं। और अगली सुबह हम देखते हैं कि जीन्स के सिर्फ कपड़े बचे हैं, और यहाँ उस 13th बॉटल पर एक बूंद बस बकाया रहती है परफ्यूम की, जो कि नीचे गिरकर खत्म हो जाती है। और इसी के साथ